हम लोग हेडिंग बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। अब देखो बात है कि चलिए I1 I2 डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसका वैल्यू भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। तो इसका हम लोग हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग बनाओ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सीरीज में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो भी थोड़ा सा हम देख लेंगे। जैसे ध्यान दीजिए कि मानते हैं पहले दो का करके देखते हैं, ठीक है, सिंपल रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि दो रजिस्टर है R1 और R2 और इसको जो है हमने क्या किया, पैरेलल में कंबाइन कर दिया। पैरेलल का पहचान क्या है, जो वोल्टेज होगा सबके क्रॉस सेम होगा, ठीक। इसके ये R1 मान लेते हैं, ये R2 मान लेते हैं और ये पॉइंट को A हमने मान लिया, इस पॉइंट को हमने B मान लिया। यहाँ से करंट I पास किया, यहाँ पहुँचा I और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया I1 और इधर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया I2, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ है, तो हमें फाइंड क्या करना है, I1 और I2 का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक। तो हमें तो इतना तो पता है ना इसमें कि I जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है I1 में और किस में, I2 में, ठीक। ये हमारा इक्वेशन हमने इसको फर्स्ट मान लिया, ठीक। और समझिए तो जो R1 के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको कितना लिखेंगे, तो R1 के अक्रॉस वोल्टेज जो है उसको हम लिखेंगे VA माइनस VB इज इक्वल टू, है ना। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ओम्स लॉ से ही चलते हैं, है ना। तो बाई ओम्स लॉ हम क्या लिखेंगे, बाई ओम्स लॉ वोल्टेज अक्रॉस R1 हम लिख रहे हैं, वोल्टेज अक्रॉस R1, ठीक। तो वोल्टेज अक्रॉस R1 तो VA माइनस VB इज इक्वल टू, अब ओम्स लॉ से V बराबर क्या लिखते हो आप, IR, तो V तो लिख दिए किसके अक्रॉस, R1 के अक्रॉस, तो R अब लिखना है, तो I1 लिखेंगे, R1 के अक्रॉस तो I1 करंट जा रहा है और R के जगह पे R1 लिख दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात और, वोल्टेज अक्रॉस लिखो R2, तो ये भी लिखाएगा VA माइनस VB इज इक्वल टू, अब R2 के अक्रॉस करंट कितना, I2 और R2 रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। यहाँ से ये इसको दूसरा मान लो, इसको तीसरा मान लो, तो कंपेयर करोगे, कंपेयर 2 एंड 3 तो कितना आ जाएगा, I1 R1 बराबर हो जाएगा क्या चीज, I2 R2। यहाँ तक बात समझ में आया, I1 R1 बराबर हो जाएगा I2 R2। यहाँ से देखो I2 का वैल्यू निकाल लो तो कितना आ जाएगा जी, I1 R1 डिवाइडेड बाई कितना, R2, ठीक। और इसी वैल्यू को आप पुट कर दो इसमें, पुट करके देखते हैं तो कितना आता है, दैट इज I इज इक्वल टू, यहाँ से यहाँ, है ना, I1 प्लस I2 के जगह पे वैल्यू पुट करेंगे, I1 R1 डिवाइडेड बाई कितना, R2, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ से, हमें किसका वैल्यू चाहिए, I1 का वैल्यू पहले निकालना है। तो क्या करने वाले हैं, I1 को एक साइड रख के इधर कर दो, तो I1 को एक साइड रख दिए और, है ना, ऐसा करते हैं थोड़ा और मज़ा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। I इज इक्वल टू, I1 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस कितना आ जाएगा, I1 तो ख़त्म हो गया ना, R1 बाई R2, ठीक, इज इक्वल टू I। यहाँ तक सही है। अब देखो I1 का वैल्यू चाहिए, तो अब क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाएगा तो डिवीजन में नहीं आ जाएगा, यानी 1 प्लस R1 बाई R2, कोई दिक्कत नहीं। अब सॉल्व कर दो और क्या, तो I1 इज इक्वल टू आपका आ गया, I1 इज इक्वल टू I डिवाइडेड बाई R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाई R2, इसको उल्टा कर दो, तो I1 इज इक्वल टू कितना, ऊपर जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और यहाँ पे I, ठीक। कहीं दिक्कत तो नहीं है, I1 R1
R2 सही तो है ना। तो आपका आंसर यही है I1 इज इक्वल टू, यानी कि देखिए अब सब वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो I1 का वैल्यू देखो, टोटल करंट तो आप निकाल लोगे, टोटल वोल्टेज है और I रहेगा R इक्विवेलेंट निकाल करके, ठीक। तो I1 अगर निकालना हो तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 और इधर टोटल करंट। देखो क्या है रेंज, फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, देखो I1 निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे R2 होगा रेजिस्टेंस और नीचे में दोनों रेजिस्टेंस का जोड़ और उसके बाद मल्टीप्लाई टोटल करंट से, ठीक उसी तरह से I2 अगर पूछ दे तो बताइए, यहाँ 2 है तो रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस R1 और R1 प्लस R2 और ब्रैकेट में क्या I करंट, ठीक। तो ये दोनों फॉर्मूला हो गया, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, इसको जो है नोट कर लीजिए। अच्छा एक चीज़ और है इसमें, आप चाहोगे तो इसको और भी सिंपल कर सकते हो, है ना जी, इसको जो है और भी सिंपल कर ले सकते हो, पहले इसको नोट कर लो। हाँ देखो वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक और तरीका है वो जो कि और सिंपल है, तो वो भी सीख सकते हो कि पहले तो यही बनाना पड़ेगा आपको कि एक रेजिस्टेंस R1 ले लिए और एक रेजिस्टेंस क्या है R2 है, ठीक, और ये दोनों पैरेलल कॉम्बाइन है, इधर से एक बैटरी लगा दो जो भी था, और ये बैटरी जो है V पोटेंशियल का है, तो इधर I1 करंट गया, इधर I2 करंट गया, ठीक। मान लेते हैं कि इधर से करंट जो है I पास हो रहा है, तो एक सवाल आपसे है कि यहाँ पे तो I डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, दैट इज I1 प्लस I2 में वोल्टेज क्या है, वोल्टेज तो सेम है, ठीक, वोल्टेज सेम है, I डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक। तो यहाँ से बाई ओम्स लॉ सोचो, थोड़ा ध्यान देना, लॉजिक टाइप का है, बाई ओम्स लॉ V बराबर IR से, V बराबर IR से आप क्या कर सकते हो, I बराबर कितना लिख सकते हो, I बराबर V बाई R। आप देखो V तो कांस्टेंट है ना, V कांस्टेंट है मतलब नहीं बदलेगा, तो I का रिलेशन R के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, ये जजमेंट अच्छा लगा आपको, I जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब सोचिए जब I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है तो I जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ये कौन सा रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस, ठीक। तो आप क्या इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो। अब किसी एक पार्टिकुलर की बात कहें कि I1 जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बिल्कुल R1 का होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। I2 जो है वो बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, R2 के, है ना, क्योंकि ये सिद्धांत तो यहाँ बन चुका है, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है। तो अब देखो क्या हम एक बात करना चाहेंगे कि I बटा I1 को कैसे लिखेंगे, R1 बटा R इक्विवेलेंट, देखो तो इसका उल्टा, ठीक। तो I1 निकालना है ना, तो I1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, I1 बराबर आप क्या लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो I1 R1 इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट, ठीक। तो I1 बराबर निकालना है, I1 निकालना है जी, तो I1 निकालना है तो आप क्या लिखोगे, I R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R1, ठीक, R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R1। कोई दिक्कत तो यहाँ तक नहीं है, चलिए। तो I1 इज इक्वल टू आप कितना लिख दोगे, I R इक्विवेलेंट का वैल्यू आपको पता है ना, मैट्रिक है, तो मैट्रिक में क्या है R1, ऊपर में मल्टीप्लिकेशन, नीचे में क्या चीज़ एडिशन, और बगल में कौन है R1। नहीं समझा, R इक्विवेलेंट नहीं निकाले थे हम, माँ को याद करना है, जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर हो तो ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन, तो R इक्विवेलेंट हो गया। अब देखो R1 से R1 कट गया तो I1 बराबर कितना आया, दैट इज R2 बाई R1 प्लस R2 और क्या I के साथ मल्टीप्लिकेशन। तो देखो लॉजिक से भी हम निकाल दिए, ठीक। उसी तरह से I2 कितना आ जाएगा जी, तो I2 तो यहाँ R1 उल्टा है ना, R1 प्लस R2 और R को ये I टोटल है ना, वैसे भी कर सकते हो। तो आप कहोगे सर 3 रहेगा तो देखो 10th में जनरली 3 नहीं रहता है, और अगर रह भी गया तो आप बना सकते हो यही लॉजिक से
ठीक, कैसे वो भी कर देते हैं आपके लिए, मिटा देते हैं पहले इसको, थोड़ा सा ध्यान देना। ये सब तो फिर लिखेंगे ही, फ्रेश से लिखेंगे ताकि आपको ज़्यादा सहूलियत हो। जैसे मान लो कि 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक, लॉजिक पकड़ में रखो, मामला हर जगह आपके साथ होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब देखिए ये है, ठीक, अब क्या करने वाले हैं, ये R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको R3 मान लो। यहाँ से करंट I चलता है, यहाँ तक तो I जाता है, फिर I गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ईच रजिस्टर, है ना, इतना बात। फिर यहाँ से लौट के I आ जाता है मिलने के बाद। ये हो गया पॉइंट, इसको B मान लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक हम कहना चाहेंगे कि I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R इक्विवेलेंट, ठीक। इसी तर्ज पे हम लिख सकते हैं I1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R1 और I2 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R2। और एक और है, कहाँ गया जिला, ठीक। और आप चाहो तो लिख सकते हो I3 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R3, ठीक। तो इस लॉजिक से अगर आपको हम ये लिखते हैं कि I1 निकालना चाहेंगे पहले, तो यहाँ पे I/I1 लिख देते हैं, तो यहाँ R इक्विवेलेंट R1/R इक्विवेलेंट हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो I1 आपको चाहिए तो I1 R1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो I R इक्विवेलेंट। I1 आपको चाहिए तो I R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई कितना R1, ये आपका बन गया रिजल्ट। अब R इक्विवेलेंट का आपके पास वैल्यू होगा तो आप बना दीजिएगा, है ना। तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू आप निकाल सकते हो, 3 रजिस्टर है ना, 3 रजिस्टर है तो करके निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 3 रजिस्टर करोगे तो उतना ही आएगा, हम कर देते हैं, यानी कि आ जाएगा R1 R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ठीक। और डिवाइडेड बाई कितना है जी, ये तो R इक्विवेलेंट के लिए इतना सजावट है, और ये R1 निपट गया। तो I1 कितना आ गया, I1 आ गया आपका R2 R3 डिवाइडेड बाई R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 और उसके बाद I, ठीक। तो यही है साथ, हाँ जी होना चाहिए, मिला लेते हैं थोड़ा सा R2 R3, बिल्कुल सही है। अब देखो 1 है तो देखो ऊपर में 1 वाला रेजिस्टेंस गायब हो गया, बाकी सब है। तो इसी तरह से हम I2 के बारे में नहीं लिखेंगे, 2 वाला गायब कर दो तो 1 रहेगा, 2 नहीं रहेगा तो 3 रहेगा, क्योंकि 3 रजिस्टर है। और नीचे लिख दो R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1 और ब्रैकेट को बड़ा वाला से बंद कर दो, ऐसे ही रहने दो। उसके बाद I लिख देगा, उसी तरह से I3 भी निकाल लोगे। तो कंसेप्ट बाबू अच्छा होना चाहिए, बाकी कहीं फंसने का सवाल नहीं होता है। अच्छा, इसी तर्ज पे क्या आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लिए होंगे, तुरंत हम 2 मिनट और लेंगे आपका टाइम और ख़त्म हो जाएगा। तो हेडिंग है आपका क्या चीज़, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन। थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्टेज इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक। बड़ा सही करके देते हैं, 3 लगा करके, 3 रेजिस्टेंस R1 R2 R3 सीरीज में है ना जी। बैटरी लगा दो, भी है, क्या सेम रहेगा, I सब जगह सेम है ना, I सेम है, इसीलिए तो वोल्टेज पूछ रहा है आपसे कि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होगा। तो मान लेते हैं इसके अक्रॉस V1 है ना, इसके अक्रॉस V2
और इसके अक्रॉस V3। दो मेथड है, एक सिंपल वाला बताते हैं ओम्स लॉ से। ठीक, बाई ओम्स लॉ देखो जी, यानी कि ये तो जान चुके हो ना कि यही V जो है वो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। मतलब वोल्टेज अक्रॉस R1, R2 और R3 को जब ऐड करेंगे तो वो सर्किट वोल्टेज देगा, यानी जो बैटरी आपको सर्किट में वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। चलिए अब यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा ओम्स लॉ, यानी कि बाई ओम्स लॉ आप क्या जानते हैं? बाई ओम्स लॉ ये जानते हैं V बराबर IR। ठीक, यहाँ तो I बाबू कांस्टेंट है, I क्या है? कांस्टेंट है। तो रिश्ता देखो V का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है कि नहीं। इसका मतलब आप V1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R1 लिख सकते हो, V2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R2 लिख सकते हो और V3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R3 लिख सकते हो। मतलब तरीका बता रहे हैं। अब देखिए इट मीन्स आप क्या करोगे, इतना तो हो गया, तो आप लिख सकते हो V बटा V1 इज इक्वल टू R बाई R1। डायरेक्टली है देखो, V डायरेक्टली R, V1 डायरेक्टली R1। तो यहाँ से हमें चाहिए क्या चीज़ का वैल्यू? V1 का वैल्यू। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो V1 R इज इक्वल टू आप नहीं लिख सकते हो V R1। ठीक, हमें V1 चाहिए तो V1 इज इक्वल टू V बाई R1 डिवाइडेड बाई कितना होगा R। ये R क्या है? R इक्विवेलेंट है, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक, अब देखो बहुत आसान हो जाएगा, यानी कि V1 इज इक्वल टू V R1 डिवाइडेड बाई R इक्विवेलेंट कितना होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सीरीज में है तो डायरेक्ट प्लस होता है। हो गया। ठीक, उसी तरह से V2 आप चाहोगे तो निकाल सकते हो, कितना होगा V2? देखो ये 1 है तो यहाँ 1 आया, तो ठीक उसी तरह से आप इसको सजा के और ऐसे लिखेगा तो और अच्छा लगेगा। R1 प्लस R2 प्लस R3 और ये टोटल V। ठीक, उसी तरह से इसी रेंज में इसी जैसा। तो यहाँ 2 के लिए तो R2 डिवाइड है, इसमें देखो 7 साल चल रहा है। R3 और होता तो और करते, और टोटल वोल्टेज बैटरी का। ठीक, उसी तरह से V3 निकालना है, तो 3 है तो रेजिस्टेंस यहाँ, और R1 प्लस R2 प्लस R3 और यहाँ पे V। तो ये तो समझ में आ गया सब लोगों को। ठीक, उसी तरह से हम लोग डील किए थे। तो आज इतना तो पढ़ लिए। अब इसके रिगार्डिंग हम लोग सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे NCERT बेस्ड, उसके बाद 1 बाय 1 अलग अलग ट्रिक से हम लोग बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्किट पढ़ेंगे। देन किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज। थैंक यू, अच्छा से इस वीडियो को देखिए।